नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जो 1947 में लाया गया था। और ये कानून किसानों की एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए था। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और इस कानून ने आखिर किया क्या। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक किसान है और उसकी जमीन एक जगह पर नहीं है, बल्कि गांव के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई है। तो ऐसे में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब में इस पूरे कानून की कहानी छिपी है। इसी समस्या को तकनीकी भाषा में विखंडन या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। मतलब, जब खेत एक पजल की तरह हो जाता है जिसके टुकड़े पूरे कमरे में फैले हों। किसान के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपनी ही जमीन पर ढंग से काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब देखिए, इन छोटे टुकड़ों की वजह से होता क्या है। एक तो एक खेत से दूसरे खेत तक जाने में ही बहुत समय और मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर हर छोटे टुकड़े के लिए अलग से सिंचाई का इंतजाम, अलग से बाड़ लगाना, सोचिए कितना खर्चा बढ़ जाता है। और इन सब का नतीजा, कुल मिलाकर पैदावार कम हो जाती है। तो अब सवाल ये था कि इस बढ़ती हुई समस्या से कैसे निपटा जाए। इसी के जवाब में 1947 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। एक कानून बनाया गया जिसका एक ही मकसद था, जमीन के इस बिखराव को ठीक करना। इस कानून का प्लान बड़ा सीधा और साफ था। इसके दो हिस्से थे। पहला काम तो ये था कि आगे चलकर जमीन के और छोटे टुकड़े न हों, मतलब प्रॉब्लम को और बढ़ने से रोकना। और दूसरा काम था कि जो टुकड़े पहले से ही बिखरे हुए हैं उन्हें जोड़कर एक बड़ा काम करने लायक खेत बना देना। अच्छा, अब इस कानून को ठीक से लागू करने के लिए एक मानक क्षेत्र या स्टैंडर्ड एरिया का आइडिया लाया गया। ये सरकार की तरफ से तय किया गया जमीन का वो कम से कम साइज था जिस पर खेती करना फायदेमंद माना जाता था। मतलब, इससे छोटी जमीन पर खेती करना मतलब घाटे का सौदा। और अगर कोई भी जमीन का हिस्सा इस मानक क्षेत्र से छोटा है तो उसे कानूनी भाषा में टुकड़ा या फ्रेगमेंट कहा गया। और यही वो पजल का बिखरा हुआ टुकड़ा था जिसे ये कानून या तो बनने से रोकना चाहता था या फिर जोड़ना चाहता था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए जमीन के मालिकों यानी जमींदारों पर क्या नए नियम लगाए गए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम था। कानून ने कहा कि कोई भी अपनी छोटी जमीन यानी टुकड़ा किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बेच सकता। वो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसी किसान को ही बेच सकता था, जिसकी जमीन ठीक उससे सटी हुई हो। मकसद एकदम साफ था कि जमीन के टुकड़े आपस में जुड़े, ना कि और नए मालिकों के पास जाकर बिखरे। और इतना ही नहीं, एक और बहुत जरूरी नियम ये था कि जमीन का बंटवारा, चाहे वो बेचने से हो या विरासत में मिलने से, इस तरह से नहीं हो सकता था कि उससे कोई नया टुकड़ा पैदा हो जाए। इस एक नियम ने पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन के छोटे होते जाने की समस्या पर काफी हद तक रोक लगा दी। और हाँ, ये सब नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं थे। अगर कोई इन्हें तोड़ता था तो उस पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था और वो पूरी डील भी रद्द मानी जाती थी। तो सरकार इस मामले में काफी सीरियस थी। तो ये तो हुई रोकथाम की बात। लेकिन अब आते हैं इस एक्ट के सबसे बड़े और सबसे मजेदार हिस्से पर। वो हिस्सा जो बिखरे हुए टुकड़ों को असल में जोड़ने का काम करता था, जिसे चकबंदी कहते हैं। तो ये चकबंदी होती कैसे थी? देखिए, सबसे पहले सरकार किसी गांव में इसकी घोषणा करती थी। फिर एक अधिकारी गांव का नया नक्शा तैयार करता था, जिसमें हर किसान के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता था। हाँ, लोगों की राय ली जाती थी और आखिर में जब सब तय हो जाता तो हर किसान को उसकी कुल जमीन के बराबर का एक बड़ा खेत एक ही जगह पर मिल जाता था। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चकबंदी से पहले एक किसान के 3 खेत थे। एक गांव के पूरब में, दूसरा पश्चिम में और तीसरा दक्षिण में। कुल जमीन तो 1.8 एकड़ थी, लेकिन 3 अलग-अलग जगहों पर बिखरी हुई। और अब देखिए चकबंदी का कमाल। चकबंदी के बाद उसी किसान को उसकी पूरी 1.8 एकड़ जमीन एक ही जगह पर मिल जाती है। एक बड़ा शानदार खेत। सोचिए, किसान के लिए ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। और इसके फायदे तो साफ हैं। अब पैदावार बढ़ेगी, सिंचाई और बाड़ लगाने का खर्चा कम होगा और सबसे बड़ी बात, खेती करना और उसे संभालना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब हर तरह से फायदा ही फायदा। तो अब ये सवाल उठता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं। 1947 का ये कानून आज के समय में हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए
इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इस तरह के कानूनों का मकसद विखंडन को खत्म करके खेती की क्षमता को बढ़ाना है, और ये लक्ष्य आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। तो ये कहानी सिर्फ जमीन के पुराने नक्शों को बदलने की नहीं है, ये कहानी है आर्थिक कुशलता की, हमारे देश के संसाधनों के सही इस्तेमाल की, और सबसे बढ़कर हमारी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जिस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी जमीन को आने वाली सदी के लिए कैसे मैनेज करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।